गणित विषय की कठिनता व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करती है, यानी यह व्यक्तिगत समझ, रुचि और अभ्यास पर आधारित होती है। गणित कठिन जरूर लग सकता है, लेकिन यह तर्क शक्ति, समस्या समाधान क्षमता और विश्लेषणात्मक सोच को विकसित करता है, जो हर क्षेत्र में उपयोगी है। इन विचारों को ही व्यक्त किया असिस्टेंट प्रोफेसर अंजलि दायमा ने। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चोखला में नो बैग डे की गतिविधि में आयोजित इस पॉडकास्ट का आनंद लीजिए। संयोजक श्री कोदर सोलंकी की प्रस्तुतकर्ता श्री प्रीतेश पंड्या। पधारने वाली हमारे इस परिक्षेत्र की एक विशिष्ट प्रतिभा, हमारे वागड़ क्षेत्र की गौरव, हम सब की बेटी अंजलि दायमा, जिनका हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर गणित विषय में चयन हुआ है। मैं विद्यालय परिवार की ओर से, सभी छात्र छात्राओं की ओर से आपको इस विशिष्ट उपलब्धि के लिए बधाई देना चाहूंगा। साथ ही विद्यालय प्रांगण में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके पिताश्री प्रकाश जी दायमा भी हमारे बीच विराजित हैं। आपका भी शाला परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप अपना संक्षिप्त पारिवारिक परिचय हमारे छात्रों को दें। अंजलि। सर्वप्रथम माँ शारदी के चरणों में नमन। मैं प्रिंसिपल सर और विद्यालय के समस्त शिक्षकगण की आभारी हूँ कि आपने मुझे अपनी प्रार्थना सभा और इस मंच को साझा करने का अवसर प्रदान किया। वैसे तो आप में से बहुत सारे लोग शायद मुझे जानते भी हो और नहीं भी जानते हो। कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़े करो। नहीं जानते। कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़े करो। कोई नहीं जानता है? पहले जानते थे। ठीक है, तो मैं आप ही के पड़ोसी गांव पिपलोद की निवासी हूँ, हाल बोद्दा निवासी। अंजलि दायमा, पुत्री श्री प्रकाश चंद्र दायमा। मेरे पिताजी पीएचडी लैब में, जिला लैब है उसमें सीनियर लैब असिस्टेंट के पद पर कार्यरत है। मेरी माता गृहिणी है और मेरे पति हैं जो सेटलमेंट पटवारी के पद पर कार्यरत है। और हाल ही में मैंने अपने करियर की शुरुआत की सबसे पहले सेकेंड ग्रेड के रूप में चयनित होकर। उसी के एक मंथ में मैंने फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के रूप में मैं सिलेक्ट हुई और उसी के 20 दिन में फिर मैं कॉलेज लेक्चरर के रूप में चयनित होकर आपके विद्यालय में आई हूँ। थैंक यू। अच्छा, आपके भाई बहन और? मेरे एक भैया है जो लोकेश दायमा नाम है उनका, और वो अभी स्टूडेंट ही हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा अंजलि, ये बताओ कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से हुई? प्रारंभिक शिक्षा मेरे पास ही के कस्बे बड़ौदिया के विद्यानिकेतन माध्यमिक विद्यालय बड़ौदिया से हुई है, जहाँ पे मैंने क्लास 1 से 8वीं तक की पढ़ाई पूरी की और 9-10 की पढ़ाई मैंने बागीदोरा विद्यानिकेतन माध्यमिक विद्यालय से पूरी की है। और उसके बाद 11th और 12th मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बागीदोरा से कंप्लीट किया। आपका सेकेंडरी तक का एजुकेशन है वो विद्या भारती के संस्थान से हुआ है ना? जी सर। तो इसका कहीं ना कहीं आगे आपको लाभ मिला ऐसा लगता है? जी, जैसे कि एक पद पर पहुंचने के बाद या फिर एक लेवल तक की पढ़ाई करने के बाद जो अपना एटीट्यूड मेंटेन रखने का है,
जो मर्यादा मेंटेन रखने की जो सीख है वो मुझे विद्यानिकेतन से ही मिली है। वहाँ पर मिले हुए जो भी संस्कार थे, आदर्श थे, वो मैंने अभी तक बनाए रखने में और अपना डेकोरम मेंटेन करने में मुझे कहीं ना कहीं विद्यानिकेतन की सारी सीखें अभी तक साथ में आई है मेरे। मतलब शिक्षा के साथ में संस्कारों की डोर से जो बंधे रहने की सीख है जी सर। वो आपको विद्यानिकेतन से प्राप्त हुई है ना? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, स्कूली जीवन या आपके बचपन से जुड़ा हुआ कोई किस्सा जो आज भी आपको मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है? जी, जैसे कि मैं विद्यानिकेतन बागीडोरा की विद्यार्थी थी और शुरू से लेके 10th क्लास तक ऐसा था कि मैंने क्लास में फर्स्ट पोजीशन के साथ ही अपना स्थान बनाए रखा था। 10वीं क्लास में आने के बाद एक जो बोर्ड एक्टिविटीज़ होती है उसमें एक था कि सर अपनी ओर से टारगेट्स बनाएंगे और स्टूडेंट को अपना टारगेट लिखना है हर सब्जेक्ट को लेके। तो 10वीं बोर्ड में गुरुजी ने मुझसे टारगेट लिखवाया कि आप, खाली मैं मैथ सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, कि आप कितना स्कोर अचीव करोगे 10वीं बोर्ड में, बोर्ड एग्ज़ाम में। तो मैंने लिखा था 90+ स्कोर तो मैं आराम से अचीव कर लूँगी। फिर उसी लिस्ट में गुरुजी को लिखना होता है कि हम स्टूडेंट्स के लिए कितना सोचते हैं, वो कहाँ तक अचीव कर पाएगा। तो वहाँ पर उन्होंने ये किया था कि मेरा 90+ स्कोर जो था उन्होंने अपनी ओर से घटा के कर दिया 80+। तो वो था कि उस चीज़ ने मेरे को बहुत ज़्यादा हिट किया था कि शायद उनको मेरी काबिलियत पे भरोसा नहीं है। इस वजह से फिर ये सोच लिया था कि अब जो भी होगा मैथ में ही होगा और जितना भी होगा मैं मैथ में ही करूँगी और बेस्ट अपनी फील्ड में बेस्ट करके दिखाऊंगी अपने क्षेत्र में। तो बस यही है जो प्रेरणा मुझे वहाँ से मिली थी कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर तक तो जाना ही है। वेरी गुड। मतलब गुरुजी ने कहीं ना कहीं आपकी क्षमताओं को कम आंका, तो उसे आपने एक सकारात्मक तरीके से लिया, एक चैलेंज के रूप में लिया है। उस चुनौती को आपने स्वीकार किया कि नहीं गुरुजी मुझे इतना कम क्यों आकर, जब मैं 90+ का टारगेट बता रही हूँ तो मुझे गुरुजी 80 के अंदर क्यों सिमट रहे हैं। बहुत बड़ी बात हो, खुद को चैलेंज करना, और जो खुद को चैलेंज करता है वही अंत में जीतता है। अच्छा, सेकेंडरी के बाद में फिर आगे की आपकी शिक्षा और कहाँ से हुई और किन परिस्थितियों में ही उसमें आपकी किन लोगों ने मदद की? 12वीं के बाद मेरे पास 2 रास्ते थे कि एक तो यहाँ मैं IIT में जाकर BTech कंप्लीट करूँ और किसी अच्छे पैकेज पे लग जाऊँ। दूसरा था कि BSc की जाए और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ किया जाए। काफ़ी हद तक सोचने के बाद फिर मैंने BSc करने का डिसाइड किया कि BSc के बाद फिर मैं मास्टर्स करूँगी और एकेडमिक में कुछ अच्छा करूँगी। तो मैंने अपना BSc किया है MLSU के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस MB कैंपस उसका। उसके बाद मैंने 3rd ईयर में ही अपनी IIT JAM की प्रिपरेशन स्टार्ट की। IIT जाना, पैकेज लेना मेरा मकसद नहीं था, मुझे बस उस कैंपस को जीना था कि IITs वाली लाइफ होती कैसे है। उस टाइम पे बहुत क्रेज़ था कि IITs में बच्चे जा रहे हैं बांसवाड़ा में, और अपने बागीडोरा क्षेत्र में ऐसा कुछ था नहीं कि कोई हो जिसका IITs में सिलेक्शन हुआ हो या फिर मिल के उससे थोड़ा बहुत पूछा जाए। तो मैंने मेरे स्तर पर ही जब उदयपुर जाने का मौका मिला BSc के टाइम पे, तो वहाँ पर पता पड़ा कि अब भी मास्टर्स के लिए जाया जा सकता है। तो मैंने IIT JAM की कोचिंग ली और फिर मैंने उसमें 406 ऑल इंडिया रैंक प्राप्त की और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दिल्ली में अपना MSc कंप्लीट किया। और उसी के साथ 2022 में मैंने अपना नेट CSIR नेट क्वालिफाई किया लेक्चरशिप के लिए, पर वैकेंसी आई नहीं तो वेट करना था। इसलिए मैंने प्लान B के लिए कि चलो स्कूल लेक्चरर में तो कहीं ना कहीं वैकेंसी आएगी तो मैं स्कूल लेक्चरर के तौर पे एक बार कर पाऊँ, इसलिए फिर मैंने अपना B.Ed किया GGTU से ही और 2024 में मैंने अपना B.Ed कंप्लीट किया। उसी दौरान मैंने 2024 में ही असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी पूरी की और एग्ज़ाम मैंने 2024 में दिया जिसका रिजल्ट अभी ही आया है। 10वीं तक तो आपने पढ़ाई की विद्यानिकेतन पुड़ुतिया और बागीडोरा। 11वीं 12वीं आपने मैथ साइंस से किया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बागीडोरा।
उसके बाद में फिर मैथ साइंस में आपने ग्रेजुएशन किया MB कॉलेज ऑफ साइंस, है ना। अच्छा, वहीं से फिर आपको आगे का रास्ता पता चला है ना जी कि हम IIT से भी MSc कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, है ना। जो MA MSc MCom है ना, 10th +2 यानी कि 12वीं है, +3 यानी कि ग्रेजुएशन BA BSc या BCom, है ना। और फिर +2 में मास्टर्स होता है ना। ग्रेजुएशन या BSc या BA के बाद में 2 साल का अधिस्नातक का कोर्स होता है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो आपने गूगल से सर्च किया या किसी सर ने आपको MB कॉलेज ऑफ साइंस के अंदर मोटिवेट किया कि नहीं आपको IIT है वो PG है वो IIT से करना चाहिए? जी, जैसे मैं BSc में थी तो एक इंस्पायर स्कॉलरशिप होती है वहाँ पर कि 80,000 आपको पर ईयर स्टूडेंट को मिलता है। तो उसी के दौरान कुछ सीनियर्स से बात हुई मेरी, और कुछ थे जिन्होंने कोचिंग ले रखी थी, और बाकी जो मेरा घर का रास्ता था वहाँ पर मैंने बैनर्स देखे हुए थे IIT जैन। तो मैंने सोचा कि ये क्या चीज़ है, एक बार इसके बारे में देखा जाए। तो बस जो गूगल से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली, और वहाँ पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता था, क्योंकि कॉलेज में इतनी पढ़ाई चल नहीं रही थी कि उससे हम IIT जैन क्लियर कर पाए। तो फिर मैंने वहाँ से कोचिंग ली। 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उससे आपने कैसे पार पाया, उसका समाधान कैसे निकाला? जब आपने PG करने का सोचा, फिर नेट करने का सोचा, है ना, फिर लगातार असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा आई, ये काफ़ी चैलेंजिंग था ना आपके लिए? जी सर, जैसे मैंने 12th में मैथ्स सब्जेक्ट ले लिया तो काफ़ी लोग थे जिन्होंने ये कहा कि बायो लेके तुम अच्छा कर सकते थे, डॉक्टर की फील्ड में जा सकते थे। एक लंबे हद तक जब मैं IIT में भी चली गई, उसके बाद भी लोगों ने क्वेश्चन किया कि मैथ में क्या ही कर लोगे तुम, फर्स्ट ग्रेड बनोगे ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होने वाला है। और बहुत सी बात तो ये भी सुना मैंने कि MSc ही करनी है तो दिल्ली तक जाने की क्या ज़रूरत है, बांसवाड़ा में भी MSc हो रही है। क्योंकि अपने यहाँ पर क्षेत्र में अवेयरनेस नहीं है इस बारे में कि IIT क्या होती है और वो इंस्टीट्यूट का क्या अपने आप में क्या मायने हैं। तो ये चीज़ काफ़ी फेस की उस टाइम पर। तब खुद में जो कॉन्फिडेंस है वो बनाए रखना मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। फिर उसी बीच मेरी शादी हो गई, तो उसके बाद लगा कि पढ़ाई अब मेंटेन करना पहले जैसा पॉसिबल है या फिर नहीं है, क्योंकि मम्मी पापा के घर में तो जो भी है सब कुछ सामने से मिल जाता है। वहाँ पर जो भी है हमें कह के मांगना होता है। स्पेशली गर्ल्स के लिए बोल रही हूँ मैं कि जितना है जब तक मौका मिल रहा है तब तक कर लो, आगे जाके सपोर्ट मांगने पर मिलेगा। जितना अपने माता पिता के घर में मिलता है वो सामने वाले दे ना दे। अच्छे हैं, मेरे ससुराल में भी सभी लोग अच्छे हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी मुझे इस बात के लिए सपोर्ट किया। और फिर मैंने खुद से शादी के 6 महीने में ही अलग रूम पे अकेले रहने का मैंने विचार बनाया कि मैं अकेले रहूँगी और मैं अपना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपरेशन करूँगी। ज़्यादा टाइम था नहीं, मुझे मात्र 2 महीने का टाइम मिला था GK के पेपर के लिए। तो रूम पे अकेले रह के मैंने काफ़ी चैलेंजेस फेस किए, अकेले सिटी में रहना। और ऐसा होता था कि एक टाइम पे पापा खाना दे दिया जाते थे वहाँ पे कि ऑफिस उनका था, और एक टाइम पे मैं यहाँ तो ठंडा खा लेती थी क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट होता है खाना बनाने में, तो इतना कर नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर पा रही थी मैं उस टाइम। फिर ये GK का पेपर देने के बाद उसी बीच में मेरे मतलब काफ़ी क्लोज थे मेरे दादाजी, तो उनका ऑफ हो जाना तो काफ़ी एग्ज़ाम के जस्ट 15 दिन पहले तो मुझे काफ़ी बुरा लगा और मैं थोड़ा सा हिल गई थी उस बात से। फिर भी ये था कि चलो जो मेरे लिए मेरे परिवार ने किया है उस चीज़ को वापस रिटर्न तो करना ही है, तो खुद पे विश्वास करना ही चाहिए। हर हाल में खुद पे विश्वास दिखाया और मैं फिर करती गई अकेले। और 6 महीने फिर से प्रिपरेशन करने के बाद मेरा मैथ्स का पेपर हुआ, और उसमें भी मैंने 1 साल भर का वेट किया, तब जाके मुझे प्रोविजनल रिजल्ट मिला और इंटरव्यू कॉल आया। इंटरव्यू कॉल आने के बाद भी फिर से हमको 4 महीने इंतज़ार करना पड़ा और इंटरव्यू हुआ, और फाइनली इस वैकेंसी को होते होते पूरा होने में 2 साल लग गए। तो ये भी एक सिलेक्शन होने के बाद भी हमको वेट करना ही होता है आपको फाइनल ज्वाइनिंग तक, तो बस पेशेंस बनाए रखना है और कुछ नहीं। बजाओ।
इसके बारे में आप अंजलि हमारे छात्रों को बताएं कि नेट की परीक्षा किस स्तर की होती है, कितने पेपर होते हैं, उसमें परीक्षा में बैठने के लिए क्या योग्यता चाहिए, कितने % लोग उत्तीर्ण होते हैं नेट में। नेट अगर आपको लेक्चरशिप में जाना है या फिर हायर एजुकेशन के बाद अगर आप किसी एक विशेष फील्ड में पीएचडी करना चाहते हो, आप में से शायद पीएचडी नहीं पता हो, अभी लोगों को किसी को ना पता हो, पर पीएचडी करते हो आप प्रोफेसर बनने के लिए और किसी फील्ड में अच्छी खोज क्षेत्र आप कह सकते हो उसको, तो पीएचडी और लेक्चरशिप दोनों फील्ड में आने के लिए आपको नेट बहुत ज़रूरी है। नेट होता है राष्ट्रीय लेवल का एग्ज़ाम होता है, नेशनल एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो एक तो ऑल इंडिया लेवल का होता है जहाँ पे नेशनल लेवल का टेस्ट है, तो सभी बच्चे जो हैं एग्ज़ाम में बैठेंगे और हार्डनेस उतनी होती है कि आप एक या तो यूपीएससी का पेपर ले लो, ये कह सकते हो आप कि नेट जो है वो हमारे शिक्षा क्षेत्र का यूपीएससी है। इतना हार्ड कि मतलब मैंने भी जब पहली बार दिया था तो एक तो कोविड के कारण हमारे टाइम पे नेट हुआ नहीं था, जो हर दिसंबर और जून में नेट होना होता है। फिर मुझे 2 साल में सिर्फ एक बार नेट देने का मौका मिला, उसके साथ मैंने किया 2 महीने की प्रिपरेशन, मुझे तब भी 2 महीने का ही वक्त मिला, तो मैंने काफ़ी नोट्स वगैरह खंगाले और दिल्ली की कोई कोचिंग थी उसके नोट्स जो मुझे अवेलेबल थे मैंने वहाँ से प्रिपरेशन की। तो एक ये है कि आपको अपना जो सब्जेक्ट है उसमें मास्टरी होनी ही चाहिए नेट के लिए। आप एमए करते हो तो उसके लिए यूजीसी नेट होगा, और अगर साइंस का सब्जेक्ट है आपका तो सीएसआईआर नेट होगा। और दोनों का ऐसा है कि आपने अपना जो मास्टर्स किया है एमए या फिर एमएससी जो भी, उसके अंदर मिनिमम 55% और 50% का जो भी आपको मिनिमम अंक इतने तो प्राप्त होने, भले वो इलेक्शन ड्यूटी हो, दूसरे काम हो, टूर्नामेंट्स हो, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट खुद ही बच्चों की जो पढ़ाई है उसको डिस्टर्बेंस दे रही है। और दूसरा कॉलेज शिक्षा की बात करें तो उसके बारे में अफवाह तो क्या कहें, अपने यहाँ पे लोग जानते ही नहीं है कॉलेज शिक्षा में। जैसे कि मेरा फर्स्ट ग्रेड में हुआ तो बहुत सारी बधाइयाँ आई, लेकिन जब असिस्टेंट प्रोफेसर में हुआ तो उसमें से काफ़ी बधाइयाँ रुक गई। या तो हो सकता है किसी को समझ ना आया हो कि ये क्या चीज़ है, फर्स्ट ग्रेड छोड़ के यहाँ पे क्यों जा रहे हो। और दूसरा है कि क्षेत्र में आने के बारे में एक तो कोई सोचता नहीं है, दूसरा हम स्कूल एजुकेशन में जाते हैं तो वहाँ पे भी पहले मेंटेलिटी बना के आते हैं कि हम बच्चों का अच्छा सोचेंगे। आज की जनरेशन की बात कर रही हूँ मैं। उसके बाद उनको लगता है कि मिनिमल हम 3rd ग्रेड में लग जाएंगे और पैसा आएगा, पैसा प्रायोरिटी बन गई है। और समाज के लोगों का ये है कि वो स्कूल प्रशासन और बच्चों का वो सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर समाज सपोर्ट करे तो कोई भी विद्यालय श्रेष्ठ बन सकता है। और कॉलेज एजुकेशन की बात करें तो बच्चे खुद नहीं पढ़ना चाहते, वहाँ पर आते हैं तो हम क्योंकि फ्री हो गए कॉलेज लाइफ में आके, हमारे पास में फ्रीडम है, हम जहाँ पर भी जाएं घूम सकते हैं, आराम से वापस आ सकते हैं। और एक मैं इस प्रोफेशन की बात करूँ तो मैंने मेरे रिजल्ट के बाद काफ़ी लोगों से सुना, और जब मैं इंटरव्यू दे के आई तब भी, कि इस फील्ड में आने के लिए आपको एक अप्रोच तो लगानी ही पड़ेगी, पैसा है तब भी आप कॉलेज एजुकेशन में जाने वाले हो, नहीं तो नहीं जाओगे। आपने कितना पैसा दिया? इतने पैसे होते सर तो हम मिडिल क्लास फैमिली से थोड़ी होते हैं, और 40-50 लाख वाले लोग नहीं हैं हम। मैंने जब इंटरव्यू दे के आई तो पूछा था कि आप कितना पैसा दे के आए हो, मैंने कहा कि यही घर है और यही है जो भी है, इतनी प्रॉपर्टी वाले लोग नहीं है हम कि पैसा दे के चले जाएं। तो एक ये मतलब बना रखा है सबने कि पैसा दोगे तब भी जाओगे, उसके अलावा आपका सिलेक्शन नहीं होना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है कि इतना करप्शन चलता हो, पर सारी सीट उसके लिए नहीं बनी हुई है। अगर आप दिल से मेहनत करोगे और आप खुद पे विश्वास रखोगे तो आप किसी भी फील्ड में अच्छा करके जा सकते हो, और अगर नहीं तो बहाना तो है ही सही कि सामने वाला पैसा दे के लग गया है। अच्छा, आपको अगर एक दिन के लिए कुछ नया करने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे, क्यों? इसके लिए तो एक है कि मैं ओपन सेशन गांव के बच्चों का लेना चाहूँगी नए में, तो क्योंकि शुरुआत से मैंने देख रखा है कि पढ़ाई को लेकर, और उसमें भी स्पेशली अगर देखा जाए तो मेरी जो सब्जेक्ट है मैथ, शुरू से ही बच्चे पहली क्लास से ही मैथ तो बहुत टफ है। तो वो है कि
बच्चों के साथ एक सेशन मिले हाँ, तो मैथ्स के मैं बारे में भ्रांतियाँ हैं बहुत सारी। तो है ना थोड़ा सा कुछ ट्रिकी गेम्स वगैरह से या फिर कुछ अच्छा सा इनोवेशन करके सिखाने का मौका मिले तो मैं ज़रूर ट्राई करना चाहूँगी। और बच्चों के डाउट्स वगैरह लेने मिले जो 10th 12th में है या फिर कॉलेज एजुकेशन में भी हैं, तो ये है कि मुझे एक मैथ का सेशन लेने का अवसर मिले तो मैं ज़रूर करूँगी। चलो अच्छी बात है। जैसे भी प्राय देखने में आया है कि बेटी का बॉन्ड है वो पिताजी के साथ में काफ़ी मजबूत होता है, हैं? बेटे का जुड़ाव है वो माँ के साथ में ज़्यादा होता है और बेटी का जुड़ाव है वो पापा के साथ में ज़्यादा होता है। पापा के साथ में वो ज़्यादा सुरक्षित और कॉन्फिडेंस महसूस करती है कि पापा भी हमारे बीच में हैं। जितने मैक्सिमम सही हो सकते हैं उन सबको सिलेक्ट करना होता है। सिर्फ एक सिलेक्ट करने पे आपका आंसर सही नहीं होने वाला है। और उसके बाद भी टॉप मोस्ट जो बच्चे होंगे उनका ही नेट क्वालिफाई होगा। मेरे टाइम पे ये था कि उदयपुर एक सेंटर था अपने जोन में, तो उदयपुर सेंटर पे मेरी अकेली का मैथ में नेट क्लियर हुआ था। जब मैंने रिजल्ट देखा था मुझे लगा था इतने कम मार्क्स आ रहे, पता नहीं मैं हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी सिलेक्ट। पर यह है कि काफ़ी कम बच्चे क्लियर कर पाते नेट को। उसके बाद अगर आप नेट नहीं कर पाते हो किसी कारणवश तो स्टेट लेवल पर होता है सेट का एग्ज़ाम, जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ करवाती है हमारे यहाँ पर। सेट क्लियर करने के बाद भी आप लेक्चरशिप में जा सकते हो, बट सेट के बाद कोई स्कॉलरशिप पीएचडी के लिए अवेलेबल है या नहीं उसके बारे में अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है। बाकी नेट करने के बाद आप जेआरएफ के थ्रू 33,000 आपको मंथली मिलता है जब आप पीएचडी करते हो। पीएचडी करने के साथ मतलब आपको ये ना लगे कि आप बेरोजगार हो और अपना मंथली जो खर्चा आप निकाल सको। तो अगर आपको शिक्षा क्षेत्र में असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद तक जाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं नेट और पीएचडी होना काफ़ी आवश्यक है। आपको कहीं लगा है कि शादी है वो हमारे करियर में बाधक है या हमें बुस्ट कर सकती है? आपने इसको किस वे में दी? बाधक तो नहीं है, पर हमारी जो एफिशिएंसी है जितना हम शादी के पहले दे पाते हैं उतना शादी के बाद देना थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब जो बाउंड्री सेट होती है कि पहले होता है कि हम पढ़ा रहे हैं और बाद में होता है हमने पढ़ने दिया, वो वाली जो बाउंड्री होती है शादी के बाद, तो उसमें आपको खुद से मौका छीनना पड़ता है कि हाँ मैं ये करूँगी। और उसके लिए हो सकता है कि कभी कभी हम लोगों की नज़रों में बुरे भी बनते हैं कि घर परिवार नहीं संभाल रहे हैं और कहीं ना कहीं करियर पे फोकस हो रहा है। तो शुरू में था शादी के, तो फिर मैंने उस बात में भी मुझे मेरे पिता और पति दोनों ने सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं कि अभी के लिए बुरा है तो बुरा ही बन जाते हैं, रूम लेके अलग से रहो। तो ठीक है, मेरे पास में सपोर्ट था तो इसलिए फिर हो गया सब कुछ। हाँ, कुल मिलाकर परिवार का यदि सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो हम उनको एग्री भी कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि मैं ये करना चाहती हूँ। जो मेरे निकट संबंधी हैं, परिवार के लोग हैं, उन्हें आप शादी के बाद बता सकते हैं कि आखिर आप चाहते क्या हैं, जीवन में क्या करना चाहते हैं। तो शायद सफलता के अंदर कोई भी बाधक बनेगा नहीं, आपको कोऑपरेशन मिलेगा, लेकिन स्पष्टता होनी चाहिए कि वास्तव में आप करना क्या चाहते हैं। अच्छा अंजलि, आपके अनुसार सफलता की परिभाषा क्या है? सफलता हर किसी के लिए अपनी अपनी अलग डेफिनेशन है कि किसी के लिए बहुत पैसा कमा लिया तो मैं सफल हूँ, किसी के लिए ठीक है आराम से अपना गुजारा चल जाए वो सफलता है। तो मेरे व्यू में ये था सफलता मतलब कि आगे जाके जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया है इन फ्यूचर उनके टाइम पर मैं उनका सपोर्ट कर पाऊँ, फैमिली को टाइम दे पाऊँ और एक अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी फैमिली, यही मेरे लिए सफलता की परिभाषा है। क्योंकि ये है कि एक होता है कि आप 1 करोड़ का पैकेज भी लग जाए, ना मेंटली फिट है आप, ना फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं, तो ये मेरे लिए ये सी सफलता मेरे लिए मतलब थोड़ी आउट ऑफ रेंज थी कि मुझे ये नहीं चाहिए था। फैमिली के साथ रहना ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। मैं फैमिली ओरिएंटेड हूँ हमेशा से, तो इसीलिए यही वजह थी कि मैंने बीटेक नहीं चुना और लाखों वाला पैकेज मैंने नहीं चुना।
और फिर मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर चुना, क्योंकि ज़्यादा नहीं तो 1 महीने में मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँ, अपने माता पिता से मिलने के लिए किसी की परमिशन ना लेनी पड़े। और दूसरा है कि आप लाखों का पैकेज कमा के रेस्ट नहीं ले पा रहे हो और मेंटली उतना ही आप प्रेशर में आ रहे हो। कई बार ये होता है कि हाईएस्ट पैकेज वाले लोग सुसाइड कर रहे हैं, नहीं कर रहे ऐसी बात नहीं है, अच्छे अच्छे इंजीनियर्स वगैरह जो हैं। तो सफलता मतलब यही, परिवार भी हो, स्वास्थ्य भी हो। और अच्छा अंजलि, आप हमारे इन छात्रों को समय प्रबंधन और मोटिवेशन के बारे में क्या सलाह देंगे? खास करके हमारे जो बोर्ड कक्षा के विद्यार्थी हैं, उनके बोर्ड एग्ज़ाम इस बार जल्दी शुरू हो रहे हैं, फरवरी के अंदर शुरू हो रहे हैं। पढ़ाई का हमारा काफ़ी नुकसान हो चुका है बारिश के कारण। तो किस प्रकार ये टाइम को मैनेज करें, किस प्रकार खुद को मोटिवेट करें कि वो बेहतर परिणाम है वो बोर्ड एग्ज़ाम में हासिल कर सकें? समय प्रबंधन के लिए तो एक ये है कि आप पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अपने शिक्षकों पर डिपेंडेंट ना रहें। आपकी खुद की अप्रोच होनी चाहिए। खुद आप सबके पास में मोबाइल है घर पर, नहीं है ऐसी बात नहीं है। ऑनलाइन आजकल बहुत सारा कंटेंट मिलता है और आप में इतनी योग्यता है कि आप अपनी बुक्स को ज़्यादा नहीं तो 1-2 बार रीडिंग कर लें। उसके बाद जो डाउट्स हैं आप आके अपने टीचर्स वगैरह को पूछें। उसमें नहीं आ रहा वो पढ़ाएंगे, पर इतने लिमिटेड टाइम में कोर्स कंप्लीट करवाना, उसको रिवाइज करवाना, ये उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। उनका मोटिव होगा कि वो आपको एक बार कोर्स कंप्लीट करवा लें, लेकिन उसको 2 से 3 बार जो रिवाइज करना है वो आपके ऊपर है। आप यहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं उसको घर पे जाके कितना पढ़ रहे हो और अपने एफर्ट्स कितने लगा रहे हो। आपको दूसरे जितने भी तरीके हैं उन सबको भी एक बार तो है ना यूज़ करना ही होगा। मोबाइल्स में बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। आप अपनी सब्जेक्ट सर्च करो, वहाँ से आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, तो आप अच्छे से अपना कोर्स टाइम पे कंप्लीट भी कर सकते हो। इसके हैंड रिटन नोट्स बनाओ, अभी आपके पास में टाइम है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोर्स कवर करने में 4 महीने लगेंगे, क्योंकि आपके पास कितना सब्जेक्ट है? 6 सब्जेक्ट 10th वालों के पास में, 12th वालों के पास में 5। अब आप हायर जब प्रिपरेशन में जाते हो तब आपको एक साथ में 20-20, 25-25 सब्जेक्ट को कवर करना होता है। तो अभी आपके पास में कंटेंट कम है, उसको अच्छे से कर लो। और आरबीएससी का ये है कि आप अपनी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसको ही पूरा कर लो, तो उसके बाहर तो कुछ जाता नहीं है। रही बात समय प्रबंधन की, तो सबके पास में 24 घंटे का ही समय है। जो 90% स्कोर कर रहा है उसके पास में भी, और 60 कर रहा है उसके लिए भी। अगर आपने टारगेट सेट कर रखा है कि हाँ मुझे इतना अचीव करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो आप कि हर सब्जेक्ट को बराबर इक्वल टाइम दिया जाए। और कोई सब्जेक्ट है जिसमें आप कमज़ोर हो, जैसे हो सकता है मैथ साइंस वगैरह में आपको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है, तो उसको 2:1 में ले लो आप कि 2 घंटे हम उस सब्जेक्ट को देंगे और 1 घंटा बाकी सब्जेक्ट संस्कृत हिंदी वगैरह को, अगर आपको वो अच्छे से आता है तो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप संस्कृत और हिंदी में अच्छा स्कोर कर पाओगे बिना पढ़े। लास्ट के 1 मंथ में पढ़ के तो ना हिंदी में स्कोर आएगा और ना संस्कृत में आने वाला है, ना इंग्लिश में आएगा। पर यह है कि मैथ को कंटिन्यूसली आपको पढ़ना होगा, पूरा आप करोगे तभी आपको फाइनल एग्जाम में है ना स्कोर करना है। उसके बाद मोटिवेशन तो इंटरनली होता है। अगर आपने खुद एक मोटिव सेट कर लिया है कि सबको पता है कि करना क्या है, कैसे करना है, वो भी आपको कोई ना कोई बता ही देगा। करना क्यों है और किसके लिए करना है वो आपको सोचना है। अगर किसके लिए करना है, क्यों करना है आपके अंदर क्लियर है, तो आपके पास में ना समय की कोई कमी होने वाली है, ना ही मोटिवेशन की। अगले दिन आप खुद ही तैयार हो जाओगे कि हाँ मुझे इतना इतना पढ़ना है। और ये है कि आप डेली लाइफ जो है अपना डेली का एक रूटीन सेट कर दो कि मुझे आज इस सब्जेक्ट में इतना तो क्लियर करना ही है। घंटों पे मत जाओ कि मुझे 5 घंटे पढ़ाई करनी है, 6 घंटे पढ़ाई करनी है। उसमें आप कंटेंट पे जाओ कि इतना पढ़ना है, उसके लिए चाहे 8 घंटे भी लग जाए तो, और 10 घंटे लग जाए तो बस पढ़ाई पे ध्यान दो, समय मत गिनो ऐसा। उनके पापा से भी जानना चाहूँगा कि आखिर आपने ऐसा क्या मंत्र दिया अपनी बेटी को कि वो रातों रात असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई? प्रकाश जी। सबसे पहले प्रिंसिपल साहब और स्कूल स्टाफ का मैं आभारी, धन्यवाद आपका कि इस मंच को साझा करने के लिए
बिटिया को बुलाया। किसी सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत बच्चों को ही करनी है। माँ बाप का जो काम होता है सपोर्ट करना, चाहे वो किसी भी तरह का हो, उनको बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। एक टाइम था जब अंजलि 5वीं पास करके उसने एग्ज़ाम दिया था नवोदय का, तो ये जाना नहीं चाहती थी नवोदय में। ये बोल रही थी कि पापा मैं नहीं जाऊँगी। मैंने कहा बेटा देख ले, नवोदय में पढ़ने के लिए बच्चे तरसते हैं और हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वो भी अपने बच्चे भी नवोदय में जाएँ। तो इसका एडमिशन एग्ज़ाम दिया, इसने एग्ज़ाम दिया, पास भी हो गई, उसका सिलेक्शन हुआ। तो इसको छोड़ के आया मैं विद्या निकेतन बड़ौदा से, उसकी टीसी निकलवा ली और मुश्किल से 1.5 महीना भी नहीं रही। और पापा तुम कुछ भी करो मैं तो रहूँगी नहीं। हमने बड़ी मुश्किल से उसको जैसे तैसे समझा के उस स्कूल में रखा नवोदय में। होता है क्या है कि हमारे ऑफिस में किराए की गाड़ी लगी हुई थी, तो हमारे लोग फील्ड में गए हुए थे। तो मैंने उनको बोला कि अंजलि घर पे है तो उसकी मम्मी साथ में आएगी और उसको स्कूल छोड़ना है नवोदय में। अब वो जैसे ही नवोदय में गए तो थोड़ी देर तक तो ठीक रही, जैसे ही उसको छोड़ के आने वाले थे वापस, तो उसकी मम्मी की पाँव पकड़ लिए और सारा स्टाफ वहाँ पे इकट्ठा हो गया, बच्चे भी देखने लग गए ये क्या हो रहा है, ये बच्ची इतनी रो क्यों रही है। तो मैंने फिर फ़ोन किया, उन्होंने कहा ये तो रह नहीं रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ले आओ। फिर मैंने ललित जी दवे करके प्रधानाध्यापक थे विद्या निकेतन में, तो उनको बोला कि साहब कुछ भी हो जाए इसको तो वापस आपको एडमिशन देना पड़ेगा। अब उसकी ओरिजिनल टीसी तो रह गई नवोदय में, वापस लाना मतलब वहाँ से निकलवाना बहुत टेढ़ा काम था। इन्होंने जो फोटोकॉपी थी उसी पे वापस इसको एडमिशन दे दिया। फिर दोबारा से 8वीं पास की, फिर से इसका नवोदय में जाने का हमने प्लान बनाया, फिर एग्ज़ाम दिया, 10 बार लेटर आ गए कि भाई आपको जाना है। तो इसने मना कर दिया कि पापा मैं आपको पढ़ के दिखा दूंगी, आपको पैसा खर्च करना है यूँ करके मुझे उस स्कूल में डाल रहे हो, क्योंकि वहाँ पे फ्री पढ़ाई तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि बेटी ने पहले से ही मन बना रखा था कि मुझे कैसे भी करके घर पे रहना, माँ बाप के साथ में रह कर मुझे पढ़ाई करनी है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। दूसरी बात मैं बताऊं कि पढ़ने का जो टाइम है, मैं अंजलि के लिए बोल रहा हूँ स्पेशली, कि घर पे अपने हर घर में आजकल टीवी वगैरह सब होता है, माँ बाप सब लोग टीवी देख रहे हैं, बच्चे का मन भी होता है टीवी देखूँ मैं। तो इसका जो टाइम था पढ़ने का, हमारा सोने के बाद में ये पढ़ने बैठती थी और जब हम जगते थे तब ये सोती थी। तो पूरी रात सर, मतलब ये बड़ाई की बात नहीं है, पूरी रात मतलब इसने ऐसा ही किया कि पापा जब आप सोने जाओ तब हम मुझे उठा देना, आधे स्कूल के आके थोड़ा बहुत जो भी काम करना करके मैं सो जाती, फिर हम उसको 10-11 बजे उठा देते, उसको जब तक पढ़ना हो तब तक पढ़ती थी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ पढ़ाई में उसको आगे तक ले गई। एक सर मैं विद्यालय स्टाफ से थोड़ा सा निवेदन करना चाहूँ कि जब ये 12th में थी तो मुकेश जी दोषी सर, शायद आप जानते होंगे, बागीवरा प्रदीप जी दोषी के ब्रदर, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा उनको मोटिव किया था कि जो बच्चा सब्जेक्ट टीचर थे, तो हर सब्जेक्ट टीचर से मेरा निवेदन कि अपने बच्चों को इस तरह से मोटिव किया जाए। उन्होंने ये बोला कि जो बच्चा बोर्ड में मेरे सब्जेक्ट में 100 to 100 स्कोर करेगा उसको मेरी तरफ से 5,000 रुपया, मेरी तरफ से 5,000 रुपया मैं उसको गिफ्ट के रूप में दूंगा। तो जैसे ही अंजलि का रिजल्ट आया, बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, इसने 2017 में 12th बोर्ड में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था अपने सब्जेक्ट में, और तुरंत ही मुकेश जी सर ने हमें घर पे बुलाया और वो इनाम की राशि अंजलि को दी। बहुत अच्छा लगा मुझे कि टीचर लोग भी मतलब इस तरह का मोटिव कर सकते हैं अपने बच्चों को। तो अंजलि के लिए एक बात और बोलूँ कि आपको जो इंस्पायर्ड अवार्ड होता है इंदिरा प्रियदर्शनी, उसके तहत 5 लाख रुपए की इनामी राशि 12th बोर्ड के बाद में मिली इसको, और स्कूटी भी मिली और लैपटॉप भी मिला इसको। राजस्थान बोर्ड की तरफ से डिस्ट्रिक्ट टॉपर को पैसा मिलता तो 12,000 रुपये की राशि वहाँ से भी इसको मिली थी। तो मेरा आपसे सभी बच्चों से निवेदन कि आपके माँ बाप किस परिस्थिति में आपको यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं, थोड़ा सा आप सोचिएगा। मोबाइल है तो हर बच्चा ये चाहता है कि मोबाइल में डूबा रहता है। देखा जाता है अक्सर कि यहाँ से जाते हो आप, स्कूल के आपके गुरुजन इतना समय आपको देना है देते हैं, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि आप घर पे जाके
और अपने माँ बाप की तरफ देखो कि वो इस परिस्थिति में आपको पढ़ने के लिए भेजते हो, आपके साथ में कितना समय वो जाया करते हैं, पैसा आपके साथ में खर्च करते हैं, कहीं कहीं तो करना ही पड़ता है। तो उनका ध्यान रखते हुए आपको इस पढ़ाई के लिए अपना समय देना है और इस तरह से देना है। आपने अच्छे से सुना है, थैंक यू। कहना ये है कि कुछ लोग आज के एक वो बनी हुई है, माहौल बना हुआ है कि हमें आरओ का पानी पीना है। आप में से शायद पी रहे होंगे लोग, तो आरओ का पानी मतलब जो पानी आप पी रहे हैं उस पानी में एक तत्व होता है TDS। TDS का मतलब टोटल डिजोल्व सॉलिड। उस पानी में लवण कितने हैं। तो आरओ की एक खासियत होती है, आप आरओ का पानी पीने वाले, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार हम तो आरओ का पानी पी रहे फिर भी हमारे घुटने दर्द कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ना। आप में भी शायद ये होगा किसी के साथ में कि मैं तो आरओ का पानी पी रहा हूँ फिर भी मुझे मेरे जॉइंट्स पेन कर रहे हैं, घुटने दर्द कर रहे हैं, जोड़े दर्द कर रहे हैं। तो उसका कारण यही है कि पानी ऐसा पीना है अपनों को जो अपने शरीर के लिए लाभदायक हो। आरओ का पानी उसमें TDS जो लवण होते हैं वो नहीं के बराबर होते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो पानी आप कितना भी पिए जाओ आपकी प्यास नहीं बुझाता है। आप कितना भी पानी पियो आरओ का, आपकी प्यास नहीं बुझती, क्योंकि प्यास बुझाने के लिए उस पानी में लवण होना जरूरी है। तो मेरी गुजारिश आपसे कि आपके घर का पानी जो आप पी रहे हैं सबसे पहले उसका टेस्ट करवाइए कि भाई बहुत बार होता है कि यार ना मेरे घर का पानी खराब है। आरओ बेचने वालों की एक टेक्निक होती है कि वो आपके घर पे आएंगे, एक रोड होती है उनके पास में, वो आपका पानी मंगवाएंगे और फ्रिज में ऑन करके वो पानी को पीला पीला करके बता देते हैं। तो वो सही नहीं है, वो तो उनका कमाने का एक धंधा है। वो अपने स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ कर रहे हैं। WHO ने तो यहाँ तक बोला गया है, वही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, कि वर्ल्ड में जितने भी आरओ बनाने वाली कंपनियां उनको सबको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपने स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है आरओ के पानी पीने से। तो उस पानी में लवण नहीं है। या तो ये है कि आपके घर में आपने आरओ लगवाया है तो TDS को मेंटेन करवाइए आप। 500 तक TDS उसमें होना चाहिए पानी में, उसकी मिलीग्राम पर लीटर की डेफिनेशन है, तो वहाँ तक तो होना चाहिए। अगर आप आरओ का पानी पी रहे हैं तो कभी जांच करवाइएगा आप, उस पानी में आपकी 20-30 TDS होता है और शरीर के लिए 500 TDS तक तो होना जरूरी है। 200 से 500 TDS अगर आपके उस पानी में है तो वो पानी आपके लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। और WHO और BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उन लोगों ने मिल के राजस्थान क्या ऑल इंडिया के लोगों के लिए 1500 TDS तक का पानी स्वीकार किया है कि भाई आप इतना पानी पियो, क्योंकि अपने लोग मेहनत ज़्यादा करते हैं तो वो पानी पचा लेते हैं। बस इतना है कि उस पानी में फ्लोराइड वगैरह ये चीज़ें होती है, वो नहीं होनी चाहिए। तो एक बार मैं यहाँ जब आया हूँ तो मेरी जो आपको कुछ दे सकता हूँ, आप वैसे तो टेस्ट करने का 1 लीटर का 500 रुपये की फीस है, लेकिन मैं बिना आपके घर का किसी का टेस्ट करवाना तो बिना फीस के टेस्ट करवा दूंगा। मैं रोज़ यहाँ से निकलता हूँ, कभी भी आप मुझे कॉल करके कह देंगे भाई मेरा हमारा सैंपल है पानी का, एक बार हमारे पानी की क्वालिटी क्या है वो थोड़ा सा बता दीजिएगा तो मैं मेरे वहाँ भी प्रकाश जी आना, आप सैंपल ले जाना, उसको भी अपना सैंपल ले जाना है, ठीक है।